नमस्कार। रंग तरंग के एक बहुत ही खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और खास इसलिए क्योंकि आज एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल में आपको लेकर आए हैं जहां कला के विभिन्न आयामों को एक ही छत के नीचे विभिन्न आर्टिस्टों को दुनिया भर से बुलाकर एक ही जगह पर लाने वाले इस सेरेंडिपिटी फेस्टिवल में, जिसका पिछले साल गोवा में हमने बहुत ही सफल आयोजन देखा, लेकिन इस बार ये पहुंचा है राजधानी दिल्ली। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के बीकानेर हाउस में, जहां पर इस फेस्टिवल की बहुत ही खूबसूरत झलकियां आप देख सकते हैं। आर्ट, क्राफ्ट, डांस, ड्रामा, म्यूजिक सभी कुछ है यहाँ पर। लेकिन आइए शुरुआत करेंगे इस बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खूबसूरत इंस्टॉलेशन के साथ, जिसे एक ही आर्टिस्ट ने बनाया है। सर्कुलर फॉर्म्स ट्रेडिशनल टेक्सटाइल वीव्स को एकजुट कर एक मॉडर्न इंडिया के सेंस में चक्रव्यूह नाम दिया गया है इसको। और बहुत ही खूबसूरती इसके क्यूरेटर राजश्री पाठी ये बात कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं हमारे इंडियन डिजाइन की, तो हम देखते हैं कि लोकल, ग्लोबल और ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी के बीच एक टसल नजर आती है, लेकिन उस टसल को यहाँ पर एकजुट करते हुए बहुत ही खूबसूरती से हमारी विकास की गाथा कहता हुआ ये इंस्टॉलेशन आपको कई बातें समझाने की कोशिश कर रहा है और हमारे देश की इस कला और संस्कृति के बेहद खूबसूरत आयाम को आपके सामने पेश कर रहा है। इस फेस्टिवल में और क्या कुछ है खास आपको हम दिखाएंगे, तो इसके लिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। इंस्टॉलेशंस, फोटोग्राफी एग्जीबिशंस, आर्ट एंड क्राफ्ट मेला, सभी एक ही छत के नीचे। ये है सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में रचनात्मकता तथा कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया है सेरेंडिपिटी कला महोत्सव। इस फेस्टिवल का पहला संस्करण 2016 में गोवा में आयोजित किया गया था और इस बार इसने रुख किया है राजधानी दिल्ली का। इस महोत्सव का उद्देश्य उभरते कला समुदायों को प्रोत्साहित करना है, संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देना है और कला के लिए मूल्य का सृजन करना है। ये महोत्सव देश में अपनी तरह का पहला आयोजन है जिसमें कला की विविधता का समारोह मनाया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य एक मंच पर वैसी कला एवं संस्कृति को एक साथ लाना है और उसे बढ़ावा देना है जिनकी उपमहाद्वीप के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अनूठी पहचान है। इस फेस्टिवल में सबसे पहले आपका ध्यान खींचेगा ये इतना बड़ा आर्ट इंस्टॉलेशन, और इस आर्ट इंस्टॉलेशन में कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न अपील के साथ भारत के ट्रेडिशनल टेक्सटाइल डिजाइन्स को कंबाइन किया गया है। फिर बच्चों द्वारा खींची गई ये तस्वीरें आपका मन मोह लेंगी। इस फेस्टिवल में कला के विभिन्न आयामों को शामिल करने की कोशिश की गई है। अंदर हमने देखा कि किस तरह से इतनी ह्यूज इंस्टॉलेशन के जरिए भारत की ट्रेडिशनल टेक्सटाइल डिजाइन्स को पेश किया गया है, तो वहीं यहाँ पर बाहर कॉरिडोर में आप इस फोटोग्राफी एग्जीबिशन को एंजॉय कर सकते हैं। ये फोटोग्राफी एग्जीबिशन खास क्यों है? खास इसलिए क्योंकि ये बनाई है बच्चों ने। जी हाँ, ये एग्जीबिशन पर लिखा हुआ है स्नेहा इंग्ले क्लास 8 ऑक्सलम हाई स्कूल गोवा। ये पेंटिंग बनाई गई है उन बच्चों द्वारा जिनको आप कह सकते हैं थोड़े से निम्न वर्गीय या मध्यम वर्गीय परिवार से वो आते हैं, और अपनी तस्वीरों के जरिए उन्होंने अपने नजरिए से गोवा की बेहद खूबसूरत तस्वीर आपके सामने पेश की है। इसके बाद आप लुत्फ उठा सकते हैं देश के कोने कोने से आए ये नायाब हस्तशिल्प के नमूनों को। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के साथ साथ इस फेस्टिवल में आप म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंसेस का भी लुत्फ उठा सकते हैं। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। कथक नृत्यांगना रचना यादव ने करियर का एक लंबा सफर तय कर लिया है, लेकिन अगर हम बात करें उनकी शुरुआत की, तो कहते हैं कि जब उन्होंने नृत्यांगना अदिति मंगलदास को पहली बार नृत्य करते देखा, तभी उन्होंने ठान लिया कि उन्हें नृत्य सीखना है और इन्हीं के गुरु से सीखना है। उन्हीं यादों को, उन्हीं गुरु शिष्य परंपरा को एक बार फिर उन्होंने याद किया जब वो मंच पर पहुंची अपने साथी कलाकारों के साथ प्रस्तुति त्रिशंकु के साथ। त्रिशंकु एक ऐसी यादगार प्रस्तुति जिसकी प्रेरणा उन्हें उनकी माँ से ही मिली। किसी भी कलाकार को कब, कहां, किससे प्रेरणा मिल जाए पता नहीं, यही तो रचनात्मकता है। रचना यादव ने नृत्य रचना त्रिशंकु की प्रेरणा अपनी मां और लेखिका मनु भंडारी की रचना से ली। रचना इसे अपने जीवन का अनुभव मानती हैं। ये बतौर मां की एक बेटी के रूप में और फिर अपनी बेटियों की मां के रूप में है। इस यात्रा में एक तरह के संघर्ष और अंतर विरोध को महसूस किया जा सकता है।
दरअसल नृत्य परिकल्पना में रचना यादव ने एक स्त्री की जीवन यात्रा के साथ परंपरा को जोड़ा। उन्होंने उसकी पीड़ा, वेदना और त्रासदी की अंतहीन कथा को बेहद संक्षिप्त और सार रूप में पेश किया। घंटे भर की प्रस्तुति बेहद मर्मस्पर्शी थी। संगीत, वस्त्र विन्यास, प्रकाश प्रभाव हर दृष्टि से मनोहारी प्रस्तुति थी। पंडित रमाकांत गुंदेचा व पंडित उमाकांत गुंदेचा के अनुपम ध्रुपद संगीत से पेशकश और भी मोहक बन पड़ी। उनके शिष्यों संजीव व मनीष ने सुरीले अंदाज में गाया। वहीं गायक समीउल्लाह खान ने मधुर संगीत से प्रस्तुति को और प्रभावकारी बना दिया। प्रस्तुति का आरंभ ध्रुपद के आलाप से हुआ। मध्यम प्रकाश में संगीत विलंबित लय के साथ तारतम्य बनाते हुए कलाकारों ने बेहद ठहरा लयबद्ध संचालन पेश किया। नृत्यांगना रचना यादव ने अभिनय के जरिए नृत्य को एक पराकाष्ठा प्रदान की। उन्होंने नायिका के एक एक भाव को बेहद बारीकियों के साथ उभारा। प्रस्तुति के अगले चरण में तराना और संवाद के अंश, पर्वे हवा की झोंके कब तूफान बन गए पर सामूहिक पेशकश की गई। कलाकारों ने इस संवाद के जरिए कई प्रश्न को छोड़ते हुए दर्शकों को सोचने पर विवश किया कि हर जीवन पूर्णता की तलाश में है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको ले चलते हैं कोलकाता, जहां पर एक बहुत ही अनूठी एग्जीबिशन में लोगों की भीड़ जुटी। इस एग्जीबिशन का नाम दिया गया शक्ति रूपेणा और ये फोटोग्राफर चैताली चक्रवर्ती की डेब्यू एग्जीबिशन थी। लेकिन क्या था जो इस एग्जीबिशन को खास बनाता था? इस एग्जीबिशन में पहली बार ट्रांसजेंडर महिलाओं को मेन स्ट्रीम मॉडल्स के रूप में चुना गया और उनकी खूबसूरती, उनके जज्बे को सलाम किया गया।
की सुंदरता और आत्मविश्वास को दर्शाती इस प्रदर्शनी में पहली बार ट्रांसजेंडर महिलाओं को मुख्यधारा के मॉडल के रूप में पेश किया गया और सलाम किया गया इनके जज्बे को, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को पंख देने के लिए कलंक और भेदभाव का बहादुरी से सामना किया। फोटोग्राफर चैताली चक्रवर्ती ने अपनी पहली प्रदर्शनी में वुमनहुड का जश्न बनाने की सोची और इसके लिए उन्होंने चुना ट्रांसजेंडर महिलाओं को कंटेम्प्रेरी लुक में मॉडल के रूप में। It is really something very enchanting and mesmerizing at the same time, because along with the photographs of the celebrities, trans women are getting spaces and safe spaces actually to portray their own beauty and to portray their own talent. The point is, we are fighting. We are fighters, we are struggling, we are battling for our own rights, own achievements. इस प्रदर्शनी का आयोजन इंडिया वर्ल्ड फाउंडेशन और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा किया गया। समाज में अक्सर भेदभाव और बहिष्कार का सामना कर रहे इन ट्रांसजेंडर महिलाओं को पहली बार एक मंच मिला अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए। लंबे समय से समाज में भेदभाव और बहिष्कार का सामना कर रहे इन ट्रांसजेंडर महिलाओं को इस प्रदर्शनी के जरिए एक मंच मिला अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रखने का। फील तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक ट्रांसजेंडर लोगों ने उन लोगों को उतना ज़्यादा मौका नहीं दिया गया है। तो अभी ये जो शक्ति रूपेण जो प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया गया है, ये देख के इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी कुछ बन सकती हूँ, कुछ बन के सारा दुनिया को दिखा सकती हूँ मैं भी। साल 2014 में अदालत के आए एक ऐतिहासिक फैसले ने इन ट्रांसजेंडर्स को समानता का हक और अधिकार दिया, लेकिन अभी भी जरूरत है समाज की सोच में बदलाव की। शायद ये प्रदर्शनी इसी बदलाव की एक छोटी सी शुरुआत है। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। उनकी विदाई ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शुद्धता कम कर दी। वो ऐसी आवाज थी जो पत्थरों को भी सुरों से भर सकती थी, सम्मोहित कर सकती थी, आत्मा में उतर सकती थी, इस दुनिया और उस दूसरी दुनिया का एक साथ एहसास करा सकती थी। जी हाँ, तो एक ऐसी आवाज थी, किशोरी अमोनकर की आवाज। विश्वविख्यात पद्म पुरस्कार विजेता शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके जाने से जो स्थान खाली हो गया है उसका भरना नामुमकिन है। पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से किशोरी अमोनकर को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। की तपस्या के बाद एक किशोरी अमोनकर बनती है। जयपुर घराने की वे अनमोल रत्न थी। जयपुर अतरौली घराने की इस गायिका ने संगीत की तमाम विविधताओं में अपने रंग जोड़े। उन्हें ख्याल के लिए जाना जाता है। उन्हें कुछ ऐसे रागों में महारत पाने के लिए जाना जाता है जिनके साथ न्याय करना आम लोगों के लिए संभव नहीं था। क्लासिकल का मतलब सुरों से भाव पेश करना, सुरों से, शब्दों से नहीं, ताल से नहीं। ताल और शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम राग का नाट्य करते हैं। वैसे भी राग गायन भी कोई चीज है, सिर्फ परफॉर्मेंस कला नहीं है। राग गायन होता है, राग साधना होती है, हाँ जी, राग नाट्य होता है, राग के अंदर काव्य भी होता है। उसी बंदिश के अंदर जो काव्य लिखा हुआ होता है, क्या हम उसको सुरों से अगर बयान नहीं कर सके तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम संगीतज्ञ हैं। अस्थायी यंत्र का जो भाव है वो सिर्फ शब्दों से एक बार कह दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने सुरों से भी वही भाव पेश किया है। That is classical music. शास्त्रीय संगीत से उनका प्रेम, उनका संबंध अलौकिक था। मेरे संगीत के बारे में या मेरे जीवन के बारे में या
किसी भी चीज के बारे में सोचती हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आई हैव बीन गवर्न्ड बाय सम पावर। अगर उन्होंने सहारा नहीं दिया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। एंड दिस आई एक्सपीरियंस इन एवरी कॉन्सर्ट, बिकॉज हर एक राग परब्रह्म का स्वरूप होता है, हर एक सुर परब्रह्म का स्वरूप होता है, उसको मानना हमारा धर्म है। कॉन्सर्ट में राग सुनने के लिए लोग आते हैं, किशोरी अमन को तो देखने के लिए लोग नहीं आते, ये मैं ठीक जानती हूँ। क्या है कि संगीत सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, संगीत ज्ञान है, संगीत विद्या है, संगीत परब्रह्म की ओर चलने का रास्ता है। आजकल को सिर्फ परफॉर्मेंस के जरिए हम देखते हैं सुरों को, शास्त्रीय संगीत को। शास्त्रीय संगीत में वो ही अगर दिलचस्पी कोई ले या उस नजरिए से उसको देखे तो क्लासिकल म्यूजिक अब भी तैर सकता है, अब भी ऊंचाई पे जा सकता है। क्लासिकल का म्यूजिक का मतलब सिर्फ सुर की भाषा है, शब्दों और तालों की नहीं है। तो इसलिए सुर को पहले सीखना हमारा फर्ज है। उन्हें हिंदी, मराठी, कन्नड़ और संस्कृत भजनों के लिए जाना जाता है। ऐसे अनगिनत घर होंगे जहां किशोरी अमोनकर की आवाज से सुबह होती रही है, उनके भजन के सुरों के साथ। मुझे लगता है हम में से थी कृष्ण को पति रूप में देखना, ये हम लोगों का लौकिक धर्म है, लेकिन वहां से ऊपर उठना वो सिर्फ वो ही कर सके। और इसके लिए उन्होंने जो छल सहे हैं, इसके लिए भी मुझे बहुत ही दुख है, दर्द है, और वो दर्द है मेरे सुर में। उनकी माँ मोंगूबाई कुर्डीकर शास्त्रीय संगीत की जानकार थी। उन्होंने बेटी किशोरी को संगीत सिखाना शुरू किया। माँ ने जयपुर घराने में तालीम हासिल की थी। 40 के दशक में किशोरी ने भिंडी बाजार घराने से अंजनी बाई मालपेकर से भी शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने कई घरानों से संगीत सीखा। अपने गुरु का जिक्र आते ही वो भावुक हो उठती थी। मैं कोई बात कहूँ, सोलापुर में मेरा एक प्रोग्राम था। हाँ जी, तो हम तो हमेशा रात को सोते वक्त ध्यान करते हैं, फिर सोते हैं। तो मैं जब ध्यान कर रही थी तो इनका मठ मैंने देखा तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैं जाने वाली थी दूसरे दिन, मेरे सामने बिल्कुल वो जो आकृति है मठ की, एक स्क्वायर, इसके पीछे दूसरा, इसके पीछे तीसरा, सीधे सीधे दिखाई दिया। और जब मैं दूसरे दिन चली गई वहां पर वैसे के वैसे था, तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया है, यहाँ पर मेरे चरणों में रहो। और ये भी सिखाया है कि सुर कोई और चीज नहीं है, मैं ही हूं। तो शर्ज भी राघवेंद्र है, ऋषभ भी राघवेंद्र है, और गुरु भी राघवेंद्र है, सब कुछ परब्रह्म है। जिंदगी कम है। हालांकि कभी कभी कॉन्सर्ट्स में आप लोग मुझे पागल कहेंगे, लेकिन जरूरी है कि मैं आपको बता दूं, किसी भी कॉन्सर्ट में कभी कभी मुझे बहुत नर्वसनेस आ जाता है, कभी कभी मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि मैं वहां पर राग की छवि कैसे उभर आएगी मैं नहीं जानती। मेरे माध्यम पे बहुत ही कमांड है, मैं बहुत फास्ट गाती हूँ, शायद हिंदुस्तान में इतना फास्ट कोई गाता भी नहीं होगा, पर फिर भी वो राग वहां पर मुझे दर्शन देगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। इस चीज की बहुत इतनी डर लगती है मुझे कभी कभी
तो मैं मेरे स्वामी जी से कहती हूँ, स्वामी जी आज आप गाइए प्लीज, आप गाइए। और जब हद से ज्यादा ऊपर महफिल उठती है तो मैं कभी ये भूलती नहीं हूँ कि मैं नहीं गाई थी। और क्या चाहिए आपने? अनेक संकट आते हैं, अनेक उदासीनता आती है, कभी कभी उन्हीं को याद कर लेती हूँ। उनको कभी कभी मैं उनके साथ बहुत ही झगड़ती हूँ। मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तू तो स्वामी जी के साथ हमेशा झगड़ती है, बात क्या है? मैंने कहा जब मैं चाहती हूँ और वो नहीं देते तो मैं झगड़ूंगी ना। मैं सुरों के साथ भी झगड़ती हूँ, मैं बहुत वैसे झगड़ी हूँ, लेकिन वो बड़े प्यारे हैं, सुर बड़े दयालु हैं। उनके पीछे पीछे जाते रहो, गिरते गिरते रहो, फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं। क्या बात है। सुर जिंदा है, मुझसे बात करते हैं वो। जब बात करते हैं तो दिखाते हैं रास्ता। जब मैं खुद किशोरी होके गाती हूँ तो नहीं आते वो। उस वक्त मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने अपनी ओर क्यों देखा, मैंने उसकी ओर क्यों नहीं देखा। बस यही जिंदगी है। और सुर से आनंद मिलता है और वो आनंद लोगों को देना मेरा फर्ज है। एक सूरत है शक्ल मोहब्बत, हाथों ने दी जिंदगानी। 2 हिंदी फिल्मों में भी किशोरी अमोनकर की आवाज सुनाई दी। गीत गाया पत्थरों ने और दृष्टि में, लेकिन ये फिल्मी दुनिया उन्हें रास नहीं आई। दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया पत्थरों ने। माँ और संगीत ही तो थे किशोरी अमोनकर की जिंदगी। कभी उन्होंने संगीत से समझौता नहीं किया। वो उन लोगों में से थी जिन्होंने रागों के समय के अनुसार कॉन्सर्ट रखने की मांग की, बल्कि ऐसे कॉन्सर्ट किए भी। यहाँ तक कि सुबह 6 बजे कॉन्सर्ट किया जो हाउसफुल था। जो राग उन्होंने सीखे उसे अपनी कल्पना की उड़ान से एक नए ऊंचे आसमान तक ले गई। किशोरी जी की गायकी में भी उनका समूचा व्यक्तित्व समाया हुआ है। उनका गाना कभी शांत होता था तो कभी आक्रामक, कभी ठहरा हुआ तो कभी बहता हुआ, कभी शिखर पर तो कभी जमीन पर। रंग तरंग डीडी न्यूज। इसी के साथ रंग तरंग का आज का अंक हम यहीं खत्म करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। हमारी यही कोशिश रहती है कि हर हफ्ते हम आपको हमारे देश की कला और संस्कृति के विभिन्न रंगों से रूबरू करा सके, इन कलाकारों से आपकी मुलाकात करा सके जो कला की साधना में जिन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है। लेकिन अगर आप हमसे कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पर हमें ईमेल भेज सकते हैं। जो आप फटाफट से नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी और जल्दी जल्दी से लिख दीजिए अपनी प्रतिक्रियाएं। फिलहाल आज के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।